गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। आप लोगों को हम गृह विज्ञान क्लास 9th की बता रहे थे। और एक बात, आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंस ट्रिक विद आराधना में स्वागत है। आप लोगों को हम गृह विज्ञान क्लास 9th की बता रहे थे, जिसमें से हमने कई चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अब ये मुझे शायद एक चैप्टर और होगा, या तो ये लास्ट ही चैप्टर होगा। चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मतलब इतना हमने ख़त्म कर दिया है। बच्चे भी देखते हुए लगता है हाँ धीरे धीरे इतना ख़त्म हो गया। प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत: सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं, उनसे बचाव, घरेलू देशज औषधियाँ, विष प्रतिकारक पदार्थ, तिकोनी और लंबी पट्टियाँ, गृह परिचर्या एवं परिचारिका, रोगी का कमरा, चुनाव, तैयारी, सफाई, प्रकाश का प्रबंध। इतना मैंने पढ़ा दिया। लास्ट है इसका एक चैप्टर, रोगी का बिस्तर। जिस बताने के बाद मैं इन दोनों का जो क्वेश्चन आंसर, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव्स आपको अलग वीडियो में दूंगी। पहले मैं आज रोगी का बिस्तर सोच रही हूँ चैप्टर ही फिनिश कर दूँ, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी ये स्वास्थ्य वाला चैप्टर, जो ये स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य रक्षा, मैं इसको स्टार्ट करूँगी, फिर इसको फिनिश कर दूँगी। जो बड़े बड़े चैप्टर है मैं उसको ख़त्म कर दूँगी। जब ये गृह प्रबंध और तथ्य अर्थव्यवस्था वाला जो चैप्टर, इसको भी पढ़ा दूँगी। चलो मैनेजमेंट में जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन इसको भी पढ़ा दूँगी, सब पढ़ा दूँगी। लेकिन अब सेकेंड नंबर पर मैं स्टार्ट क्या करूँगी, यही करूँगी इसको ख़त्म करने के बाद, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है रोगी का बिस्तर, पेशेंट्स बेड। पाठ्य सामग्री क्या है, तो प्रस्तावना, रोगी के सही बिस्तर के लिए आवश्यक बातें, बिस्तर के प्रकार, चादर बदलना, विशेष बिस्तर, सैया घाव और अभ्यास प्रश्न है जो आपको लास्ट में देती हूँ। तो मतलब पहला टॉपिक है प्रस्तावना। पिछले अध्याय में रोगी के कमरे की प्रस्तावना के विषय में बताया जा चुका है। रोगी के कमरे की व्यवस्था के साथ साथ रोगी के बिस्तर का ज्ञान भी परिचारिका को प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। थोड़ा ऊपर लग रहा है, हो गया अभी सही है। वास्तव में उचित कमरे के साथ साथ उचित बिस्तर भी रोगी के पूर्ण आराम के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः प्रस्तुत अध्याय में रोगी के बिस्तर के विषय में ही बताया गया है। इसमें सिर्फ क्या बताया गया, रोगी का बिस्तर जल गया तो कैसा हो, बहुत दिन से बेड पे पड़ा हो तो कैसा हो, ठीक है। इस अलग अलग रोगों के हिसाब से, जलने के हिसाब से कंबल का बिस्तर, विशेष बिस्तर, शल्यक्रिया का बिस्तर, हड्डी टूटने का बिस्तर, मैं एक एक पॉइंट करके आपको सारी चीज़ें बताते जाऊँगी, ठीक। रोगी के सही बिस्तर के लिए आवश्यक शर्तें। रोगी के सही बिस्तर के लिए आवश्यक बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है, स्वच्छता। रोगी का बिस्तर बिल्कुल साफ होना चाहिए। यह मैल, धूल और दुर्गंध रहित होना आवश्यक है, अन्यथा रोगी को हानि हो सकती है। अतः इसकी चादर आदि समय समय पर बदलते रहना चाहिए। नंबर 2 आता है उपयुक्तता। बिस्तर रोगी की दशा और रोग की प्रकृति के लिए उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त बिस्तर से ही रोगी को पर्याप्त आराम प्राप्त हो सकता है। मतलब उसके अकॉर्डिंग, उसके रोग के अकॉर्डिंग, उसकी दुर्घटना के अकॉर्डिंग, मतलब उसको जो प्रॉब्लम है पेशेंट को, जिसकी वजह से वो क्या बेड रेस्ट पे है या बेड पे है, तो उसका जो बेड है ना, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उसके उपयुक्त हो, जिस मतलब किसके, उस रोगी के, ठीक है। वास्तव में सामान्य व्यक्ति की तुलना में किसी रोगी की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं जो उसके बिस्तर पर भी लागू होती हैं। उदाहरणार्थ, किसी अंग की हड्डी टूटने पर बिस्तर पर गद्दी और गद्दियों की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसी अंग की हड्डी अगर टूट गई है तो बिस्तर कैसा, गद्देदार होना चाहिए और गद्दियों की आवश्यकता होती है, मतलब अलग से गद्दियों की, ठीक। नेक्स्ट है कोमलता। रोगी का बिस्तर कोमल, मुलायम होना चाहिए। सख्त पलंग अथवा तख्त पर लंबे समय तक लेटने से रोगी को सैया घाव, बेड सोर्स हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है, बेड सोर क्या होता है, सैया घाव। तो लंबे समय तक बेड पे रहने की वजह से क्या होता है, बेड सोर हो जाता है, सोर्स जिसे कहते हैं, ठीक है। बेड सोरस या सोर्स भी कह सकते हैं, होता है ये। और ये क्यों, इसकी वजह से क्या, बिस्तर को मुलायम रखना चाहिए। अगर लॉन्ग टाइम तक बिस्तर पे कोई भी पड़ा है पेशेंट, तो क्या उसको घाव हो जाता है जगह जगह, जैसे वो स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, धीरे धीरे खुरच मतलब हटने लगती है, ठीक है। क्योंकि लेटे लेटे क्या होता है, उनकी सेल वहाँ की मरने लगती हैं। तो क्या होता है, लेटे 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 क्या होता है, वहाँ की स्किन जो है, परत जो है ऊपर से हटने लगती है, उसे क्या कहते हैं, सैया घाव या बेड सोर्स कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंगदार पलंग आरामदायक होते हैं। देखिए ध्यान रखिए, स्प्रिंगदार पलंग क्या होते हैं, आरामदायक होते हैं। इस पर एक मोटा और नर्म गद्दा बिछाकर बिस्तर लगाना चाहिए। तकिया भी मुलायम होनी चाहिए। ओढ़ने की चादर यथासंभव सूती और मुलायम होनी
चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है सुरक्षा। रोगी का बिस्तर खटमलों, मच्छरों आदि से सुरक्षित होना चाहिए, अतः मखमलों को नष्ट किया रोगी का बिस्तर खटमलों, मच्छरों आदि से सुरक्षित होना चाहिए, अतः खटमलों को नष्ट किया जाना चाहिए और मच्छरों के लिए मच्छरदानी लगाना उपयुक्त रहता है। जैसे लोग ऑल आउट लगा देते हैं, गुड नाइट कॉइल जला देते हैं, तो क्या होता है वो एक तरफ से हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि वो कोई केमिकल मिलाया गया है जो उसको भी श्वास के द्वारा हम अंदर ले रहे हैं। ठीक है, और जैसे वो जो कॉइल जलाते हैं उससे भी क्या होता है, धुआं निकलता है। तो धुआं आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनेक विषैली गैसें उससे निकलती, तो वो हमारे श्वास को कहीं ना कहीं नुकसान करता है। अगर रियल में मच्छर से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या, तो मच्छरदानी ही होता है। ठीक है, समय समय पर बिस्तर को धूप भी लगवा देनी चाहिए। नेक्स्ट है उचित तापक्रम। रोगी पर गर्मी और ठंड का प्रभाव स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा शीघ्र होता है। और टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए, आपको पता है ना, बॉडी के अकॉर्डिंग 36 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस था कि क्या टेम्परेचर रखना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न अच्छी बात नहीं है। फ़ॉरेनहाइट में था ना, फ़ॉरेनहाइट में था, देखिए 98 फ़ॉरेनहाइट या 73 सेंटीग्रेड रखना, नहीं ये 73 नहीं 37 होगा, ये क्या होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए। किसका, रोगी कमरे का ताप टेम्परेचर, क्यों, उसके बॉडी के अकॉर्डिंग रहे। ठीक है, तो चलिए समय समय पर बिस्तर को धूप भी लगवा देना चाहिए। उचित तापक्रम देख लिया आपने। आगे है रोगी का बिस्तर। रोगी व्यक्ति का अधिकांश समय बिस्तर पर ही व्यतीत होता है। बिस्तर का उसके आराम की अवस्था से अभिन्न संबंध है। यदि वह आरामदेह होता है तो उसको सुखदायक अनुभव होता है। उसको लेटे रहने पर किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं होता। विभिन्न रोगों में विभिन्न प्रकार के बिस्तर लगाए जाते हैं, उनके लिए अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है रोगी के बिस्तर के लिए आवश्यक सामान। रोगी के बिस्तर के लिए निम्नलिखित सामानों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, बान, निवाड़ अथवा लोहे का स्प्रिंगदार पलंग। देखो बान लिखा है, निवाड़ जो खटिया नहीं बनते हैं चारपाई, निवाड़ शायद उसी को कह रहे हैं। निवाड़ अथवा लोहे का स्प्रिंगदार पलंग जो भली भांति कसा हुआ हो, कभी कभी इसके स्थान पर तख्त भी अच्छा रहता है। एक साफ 6 से 8 सेंटीमीटर मुलायम गद्दा, ये चीज़ याद रखिएगा, कितने सेंटीमीटर, तो 6 से 8 सेंटीमीटर मुलायम गद्दा अच्छा माना जाता है। कितना मोटा, 6 से 8 सेंटीमीटर मुलायम। एक मोटी दरी या टाट, एक मुलायम तकिया रुई का तथा एक हवा वाला तकिया। एक हवा वाली तकिया आती है ना आजकल, जिसमें रुई नहीं भरा था, उसको हवा से भर के फुलाया जाता है। जैसे वो फॉयल वाले वो बलून आते हैं, या फॉयल वाले आजकल बच्चों के बड़े बड़े से बलून टाइप के टाइगर बने या कुछ आते, उसी टाइप उसमें भी हवा भरने वाली तकिया आजकल चली हुई है। जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, उसी तरह। 2 सफ़ेद चादरें, 2 सफ़ेद छोटी चादरें अथवा ड्रा सीट। देखिए याद रखिएगा, 2 सफ़ेद छोटी चादरों को क्या ड्रॉ सीट कहते हैं। एक मोम जामा या रबड़ सीट जो 1 मीटर लंबी या पलंग के बराबर होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, नंबर 8, मौसम के अनुसार ओढ़ने की चादर, कंबल अथवा रजाई, लिहाफ। रोगी के अनुसार अन्य सामान जैसे ब्रेड, कैंडल आदि। साधारणतः बिस्तर लगाने के लिए निम्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक दरी, साधारण मतलब नॉर्मल, रोगी का कोई नॉर्मल रोगी और उसका बिस्तर क्या होना चाहिए उसके बारे में। एक दरी, मोटा अथवा गुदगुदा मुलायम गद्दा, चादरें, 2 तकिया गिलाफ चढ़े हुए, कंबल या हल्का लिहाफ। अब आता है नंबर साधारण रोगी का बिस्तर लगाना। सर्वप्रथम पलंग पर दरी बिछानी चाहिए। दरी को बिछाकर चारों कोनों से बांध देना चाहिए, इससे वह सरक कर कमर के नीचे नहीं आती। अगर बांधा, एक बात और है, अगर आप बेड अपना सेट कर रहे हैं, बेड पे बेडशीट लगा रहे हैं, तो अगर बेडशीट के चारों कोनों पे ना गांठ लगा के फिर आप अगर क्या कहते हैं इसके गद्दा जो मैट्रेस है उसके नीचे डालेंगे ना, तो वो रियल में नहीं, मतलब जैसा कभी कल होता है ना मैट्रेस सिकुड़ मतलब ये जो आजकल मैट्रेस चला है ये वाला, इस पर क्या होता है वो गद्दा नहीं, जो ये मैट्रेस मोटे मोटे आते हैं, तो इस पर क्या होता है ना कि बेडशीट मुड़ जाती है। लेकिन अगर आप चारों तरफ गांठ बांध के बेडशीट सेट करें तो क्या होता है, बेडशीट मुड़ती नहीं, वैसी पड़ी रहती है। और देखिए वही चीज़ यहाँ भी कह रहे हैं कि चारों कोनों पर अगर गांठ बांध देंगे तो क्या होगी, वो कमर के नीचे नहीं आती, मतलब सरक कर। अगर बांधा नहीं जाता तो वह नीचे एकत्रित होकर सलवट के रूप में हो
जाती है। दरी के ऊपर गद्दा बिछा देना चाहिए। गद्दे के ऊपर चादर बिछाकर चारों तरफ से अंदर की ओर मोड़ देना चाहिए तथा कोनों को इस प्रकार मोड़ना चाहिए कि पहले चादर का कोना तथा दूसरी ओर का कोना मोड़कर अच्छी तरह से अंदर की ओर कर देना चाहिए। ऐसा करने से कोना निकलता नहीं है। एक ओर तो तकिया लगा देना चाहिए, कंबल बिछाकर उसके नीचे चादर लगा देनी चाहिए और उस चादर का 1 फुट लंबा भाग कंबल के ऊपर मोड़ देना चाहिए। किसका? तो चादर का। ठीक है, देखो लिखा है कंबल बिछाकर उसके नीचे चादर लगा देनी चाहिए और उस चादर का 1 फुट लंबा भाग कंबल के ऊपर मोड़ देना चाहिए। इससे कंबल रोगी के मुंह अथवा हाथों पर चुभता नहीं है। कंबल व चादर को बिछाए गए गद्दे के नीचे मोड़ देना चाहिए। 3 ओर से अंदर को इस प्रकार मोड़िए कि वह अच्छी तरह से दब जाए। कंबल के ऊपर यदि हल्का खोल चढ़ा दिया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि खोल गंदा होने पर सुगमता से उतारकर उसे धोया जा सकता है। नंबर आता है बिस्तर के प्रकार। विभिन्न प्रकार की अवस्था में विभिन्न प्रकार के बिस्तर लगाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 साधारण बिस्तर, नंबर 2 विशेष बिस्तर, नंबर 3 कंबल का बिस्तर, नंबर 4 शल्य क्रिया का बिस्तर जैसे ऑपरेशन किसी चीज़ का हुआ हो, नंबर 5 टूटी हुई हड्डी का बिस्तर। क्या? नंबर 1 साधारण बिस्तर, विशेष बिस्तर, कंबल का बिस्तर, शल्य क्रिया का बिस्तर, टूटी हुई हड्डी का बिस्तर। बिस्तर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक। विशेष बिस्तर, यह बिस्तर ऐसे रोगों में लगाया जाता है जब रोगी उठ बैठ नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, विशेष बिस्तर कब लगाते हैं? जब रोगी उठ बैठ नहीं सकता है, तब विशेष बिस्तर की आवश्यकता पड़ती है। तथा बिस्तर में ही मल मूत्र का त्याग करता है, तब साधारण बिस्तर बिछाकर उसके ऊपर मोम जामा बिछा दिया जाता है। आपने पढ़ा था ना, मोम जामा का मतलब एक रबड़ की शीट, और आपको पता था कितनी रबड़ की शीट जरूरत होती? तो 1 मीटर लंबी तथा पलंग के बराबर चौड़ी एक मोमजामा या रबड़ शीट होना चाहिए। कब? जब वो टॉयलेट या यूरिन बिस्तर पर ही कर रहा, मतलब बिस्तर मतलब बेड, मतलब उसको कराया जा रहा है, लेकिन वो क्या हो, बेड रेस्ट पे हो, वो उठ बैठ नहीं पाता हो, तब की बात हो रही है। तो मोमजामे के ऊपर ट्रॉ सीट बिछा देते हैं। ट्रॉ सीट नहीं, मुझे लगता है ड्रॉ सीट होगा। ठीक है। इससे रोगी का मल मूत्र निकल जाने पर नीचे से गद्दों तक नहीं पहुंचता। इससे नीचे के सभी बिस्तर स्वच्छ बने रहते हैं। चादर ट्रोसीट को निकाल कर, यहाँ पे ट्रोसीट को चादर को बोल रहे हैं। मोमजामे के ऊपर ट्रोसीट बिछा देते। वो जो मोमजामा था क्या, जो रबड़ की सीट थी, उसके ऊपर एक चादर बिछा देते जिससे टॉयलेट वगैरह क्या हो उसमें ही मतलब करे इंसान, फिर उसको साफ़ कर दे, फिर उसको निकाल कर साफ़ कर दिया जाता है। मोम जामे को बिछाते समय रोगी की कमर के नीचे तक ले जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंबल का बिस्तर। रोगी की दशा अधिक गंभीर व शीत के दिनों में रोगी के शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता होती है, और ये कंबल का बिस्तर तो आजकल सबके लिए, अगर आप ठंड में नॉर्मल अगर बेडशीट बिछाएंगे, जब आप बिस्तर के अंदर जाते तो लगता है भींगी हुई है। और ये लिख रहा है कंबल का बिस्तर, तो आप यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये वूलन बेडशीट लगी हुई है। ये क्या है? तो ये वूलन बेडशीट लगी हुई है। ये क्या गलती नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कंबल का बिस्तर, यही चीज़ है कि कंबल का बिस्तर लगा देना चाहिए। रोगी की दशा अधिक गंभीर व शीत के दिनों में रोगी के शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता होती है। जब बिस्तर पर नीचे कंबल बिछा दिया जाता है, ऊपर से चादर बिछा दी जाती है तथा ओढ़ने के लिए कंबल रख दिया जाता है। ये देखिए नीचे बिछाने की बात कर रहे हो, उसके ऊपर चादर बिछाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल बेडशीट, वूलन बेडशीट आ रही है, आपको मैं भी दिखाई, जो कि क्या रहती है, गर्म रहती है। तो ऊपर से चादर बिछा दी जाती है तथा ओढ़ने के लिए कंबल रख दिया जाता है। इससे बिस्तर गर्म हो जाता है। गठिया, मलेरिया आदि रोगों में इस प्रकार की बिस्तर की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, गठिया और मलेरिया में किस बिस्तर की आवश्यकता होती है? तो कंबल के बिस्तर की आवश्यकता होती है। विशेष बिस्तर क्या होता है? जब रोगी उठ बैठ नहीं पाता तो विशेष बिस्तर की आवश्यकता होती है। ड्रॉ सीट का मतलब क्या होता है? जो प्लास्टिक की बनी हुई एक रबड़, ड्रॉ सीट नहीं, रबड़ सीट कहते हैं। और सफ़ेद छोटी चादर होती है उसे ड्रॉ सीट कहते हैं, और जो रबड़ का बिस्तर होता है उसे मोम जामा कहते हैं। ठीक है। और कंबल का बिस्तर कब लगाते हैं? तो जब गठिया या मलेरिया आदि से कोई पीड़ित हो, जिसमें गर्म, जैसे गठिया हो गया, मलेरिया हो गया, बुखार हो गया किसी प्रकार का, तो गर्म बिस्तर की आवश्यकता होती है। या जलवायु के अकॉर्डिंग, अगर शीत ऋतु है तब भी गर्मी बिस्तर की आवश्यकता होती है, सबको ज़रूरत होती है। शल्य क्रिया का बिस्तर मतलब ऑपरेशन के टाइम बिस्तर कैसा होना चाहिए? किसी का ऑपरेशन हुआ हो किसी भी प्रकार का, विशेष बिस्तर की तरह ही इस बिस्तर को लगाया जाता है। केवल रोगी व्यक्ति के पास मोम जामा रख दिया जाता है और उस पर चादर रख दी जाती है। इससे वह कोई भी वस्तु जो खाए
वह उस पर गिरकर बिस्तर खराब न हो। यदि उस पर कोई वस्तु गिर भी जाए तो चादर को हटा दिया जाता है, बाकी बिस्तर खराब नहीं होता है। मोमजामा क्या होती है? एक रबड़ की सीट होती है। मोमजामा या रबड़ सीट लिखा है तो मतलब रबड़ सीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टूटी हुई हड्डी के रोगी का बिस्तर। टूटी हड्डी टूटने पर रोगी को काफ़ी समय तक बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता है। इसके लिए एक सा चौकोर बिस्तर होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, एक सा चौकोर बिस्तर होना चाहिए। मतलब कहीं ये नहीं कि कहीं अंदर चारपाई है तो आप जब बैठोगे तो अंदर चली जाती है, ऐसा नहीं। समान बिस्तर होना चाहिए और चौकोर होना चाहिए। रीढ़ अथवा कुल्ले की हड्डी टूटने पर घायल सीधी तरह नहीं लेट सकता। इसी प्रकार से पैर की हड्डी टूट जाने पर पैर को ऊंचा उठाकर रखना पड़ता है। ऐसी अवस्था में फ्रैक्चर बोर्ड की सहायता लेनी चाहिए। किसकी सहायता? फ्रैक्चर बोर्ड की सहायता लेनी चाहिए। ये बोर्ड संख्या में इतने होने चाहिए कि उन्हें पलंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है चादर बदलना। मतलब रोगी का अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने देखा कि मतलब क्या ज़रूरत होती है, तो चादरों की, बिस्तर की क्या ज़रूरत होती है। तो आपने देखा रोग के अनुसार कैसा, पहली बात ये देखा कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, किसके, उस रोगी के अनुसार, उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, कोमल होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बेड सोर हो जाते हैं तो अगर कोमल बिस्तर रहेगा तो सैया घाव से बचा जा सकता है। सुरक्षा के लिए मतलब खटमल वगैरह के लिए उसको धूप में दिखाना चाहिए। मच्छर के लिए मच्छरदानी लगाना चाहिए। उचित जो रूम है उसका टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रोगी का बिस्तर सुखदायक होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और साफ होना चाहिए। रोगी के बिस्तर के लिए आवश्यक सामान आपने देखा था, बांध, निवाड़ या लोहेदार स्प्रिंग वाला बेड, 6 से 8 सेंटीमीटर मोटी स्प्रिंग की मोटी चादर, फिर क्या, मुलायम तकिया, एक मोटी दरी या टॉट, 2 सफ़ेद चादर, 2 सफ़ेद छोटी चादर जिसे ड्रॉ सीट कहते हैं, एक मोमजामा या रबड़ जिसे एक मोमजामा या रबड़ की सीट। ठीक है। इतनी चीज़ें कैसे कैसे उपयोग करते हैं। बिस्तर क्या होते हैं? 5 प्रकार बनाए थे। एक विशेष बिस्तर होता है, और एक क्या होता है, हड्डी के टूटने पर, और तीसरा शल्य क्रिया पर, और चौथा क्या होता है, तो आप बताएंगे कंबल का बिस्तर, और एक क्या, एक साधारण बिस्तर। ठीक है। 5 प्रकार के बिस्तर होते हैं। अब चादर बदलने का नंबर आता है। तो देख लीजिए, यदि रोगी हिल डुल सकता है तो बिस्तर पर उठकर बैठ सकता है, तो रोगी के बिस्तर बदलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। परंतु यदि रोगी की ऐसी दशा है कि न तो वह हिल डुल सकता और न ही वह बिना किसी सहारे करवट ले सकता है, तो ऐसे रोगी की चादर बदलने में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। इस कार्य में यदि 2 परिचारिकाएं हो तो कार्य अधिक सुविधाजनक हो जाता है। एक नंबर, एक स्वच्छ चादर लेकर उसे लंबाई के आधे भाग में लपेटकर पास की मेज पर रख दीजिए। ठीक है। उसके फिर दूसरा नंबर, सबसे नीचे की दरी के अतिरिक्त बिस्तर के सब कपड़ों के अंदर तह किए भागों को बाहर निकाल लेना चाहिए। रोगी के ऊपर चादर के अतिरिक्त बिस्तर के ऊपर के सभी शेष कपड़े, तकिए आदि हटा देने चाहिए। उनको हटाकर बाहर धूप में हवा के लिए रख देना चाहिए। नंबर 3, रोगी के ऊपर झुककर अपने हाथ से रोगी की कमर तथा पुट्ठों को सहारा देकर रोगी को अपनी ओर करवट दिलाएं, परंतु रोगी ढका रहे तथा रोगी को सहारा दिए रहें। नंबर 4, दूसरी परिचारिका मैली चादर और छोटी सफेद, मतलब 2 परिचारिकाओं की आवश्यकता हो रही है और उनके कार्य को बताया जा रहा है। दूसरी परिचारिका मैली चादर और छोटी सफ़ेद चादर को मोड़कर रोगी की पीठ तक लाए तथा साफ चादर और साफ ड्रॉ सीट तुरंत, जो 2 छोटी चादरें होती हैं उन्हें ड्रॉ सीट कहते हैं, तुरंत बिछा देनी चाहिए। इस प्रक्रिया के अनुसार रोगी की दूसरी ओर करवट दिलाना चाहिए। इस प्रकार सरलतापूर्वक पुरानी चादरों को शेष भाग से हटाकर नई चादर बिछा देनी चाहिए। नंबर 6 है, यदि नई चादर के चारों किनारों को सावधानी पूर्वक थोड़ा थोड़ा खींचकर उसकी सलवटें हटा देनी चाहिए और फिर नीचे लटकने वाले भाग को मोड़कर गद्दे के नीचे अच्छी तरह दबा देना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 7 नंबर है, इस तरह मोम जामा तथा छोटी चादर भी लगानी चाहिए। मोम जामा जो रबड़ की शीट होती है, छोटी चादर जिसे ड्रॉ सीट कहते हैं। ठीक है। रोगी को धीरे धीरे उस ओर करवट दिला देनी चाहिए जिस ओर साफ हो चुका हो। नंबर 8, अब ठीक प्रकार से सलवटें दूर करने के पश्चात चादर के कोने मोड़ देने चाहिए और मोड़ देने वाली चादर को बदल कर कंबल लगा देना चाहिए और उसके सिरों को 3 तरफ से मोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट आता है विशेष बिस्तर। आपने पढ़ा था कि विशेष बिस्तर की आवश्यकता किसे होती है? ऐसा रोगी जो उठ बैठ नहीं पाता, उसके लिए क्या होती है? विशेष बिस्तर की आवश्यकता होती है।
कुछ विशेष रोगियों के लिए एक विशेष प्रकार के बिस्तरों की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े अस्पतालों में तो ऐसे पलंग और बिस्तर मिल जाते हैं, पर घरों में इनके प्राप्त करने में विशेष कठिनाई होती है। इस समय या तो उनका काम किसी अन्य युक्ति द्वारा चलाना पड़ता है या फिर अस्पताल आदि से वैसे पलंग मंगवाने पड़ते हैं। दमा के रोगी को सीधा लेटने में श्वास का कष्ट अधिक होता है। याद रखिएगा, दमा के रोगी को सीधे लेटने में श्वास का कष्ट मतलब सांस लेने में उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ही होती है, तो श्वास का कष्ट अधिक होता है। इसी प्रकार अन्य कारणों से भी जब रोगी को सीधा लेटने में कष्ट होता है तब उसको अर्धलेटी अवस्था में रखकर आराम पहुंचाया जाता है। आजकल देखिए ना, हॉस्पिटलों में बेड होते हैं जो स्प्रिंग ऐसे तो पैरेलल रहते हैं, लेकिन स्प्रिंग के होते हैं, एक साइड से आप ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे। तो जैसे आप कार है, कार में शीशा को अब तो सिस्टम बदल गए आपके कार के। पहले जो अम्बेसडर वगैरह हुआ करती थी, जब बोलेरो वगैरह जो पहले थोड़ा आज के थोड़ा एडवांस से थोड़ा पहले की गाड़ी, उनमें क्या होता था कि एक हैंडल टाइप का लगा और उसको ऐसे ऐसे हम दिखाते हैं, इस टाइप का कुछ होता था, ऐसे करके कार में लगा होता था, लगा था आप इसको पकड़ के, और ये चीज़ कार के अंदर होता था। ये जब आप इसको पकड़ के ऐसे से घुमाते थे तो शीशा नीचे होता था और शीशा ऊपर जाता था। ऐसे ही आजकल बेड हॉस्पिटलों में क्या है, बेड आ रहे हैं कि जिसको क्या करेंगे, अगर उठा देंगे तो वो ऐसे, देखिए ये वाला बेड, इस टाइप का एक बेड आता है हॉस्पिटलों में। पहले स्ट्रेट रहता है, जब रोगी को उठाना पड़ता है तो ऐसा नहीं कि उसको उठाने की जरूरत है, आप उस चीज़ को हैंडल को ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे, बेड स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो बेड कर्व हो जाएगा, मतलब हल्का सा उठ जाएगा। ठीक है, अगर वो बेड ना हो तो करने की देखिए यहाँ व्यवस्था बताई जा रही है कि चारपाई को उल्टा करके ऐसे किया जा सकता है। तो देख लीजिए, दमा के रोगी को सीधा लेटने में श्वास में कष्ट होता है। इसी तरह अन्य कारणों से भी जब रोगी को सीधा लेटने में कष्ट होता है तो उसे अर्धलेटी अवस्था में रखकर आराम पहुंचाया जाता है। अस्पतालों के विशेष प्रकार के बने पलंगों में तो आसानी से ऐसा प्रबंध हो जाता है, किंतु घर में तकिए की सहायता से काम चलाया था। आपको बताया ना, हॉस्पिटल में बेड कैसे होते हैं, वैसे जैसे हैंडल लगे होते हैं, उसको ऊपर कर दो तो थोड़ा मुड़ जाते हैं, वैसे उसको थोड़ा थोड़ा कर दो तो लेट जाते हैं। जैसे गाड़ियों में शीशा खोलने के लिए पहले की गाड़ियों में एक बताया ना कैसा कुछ बना होता, हाथ में पकड़ के उसको ऊपर नीचे करने पे शीशा ऊपर नीचे हो जाता था। तो दिया है कि तकिए का उपयोग करना पड़ता है। एक दूसरी प्रकार में तो आसानी से ऐसा प्रबंध हो सकता है, किंतु घर में तकियों की सहायता से काम चलाया जा सकता है। एक दूसरी प्रकार से भी इसका काम चलाया जा सकता है। चित्र में बिना हत्थे की कुर्सी देख लीजिए, ये चेयर है, बिना हाथ वाली है, उसको उलट दिया जा रहा है, मतलब उसके जो पैर हैं वो ऊपर हो जा रहे हैं और उसका जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है वो नीचे आ जा रहा है। तो वही जो बेड होता है, उसी बेड को यहाँ पे बनाने का मतलब कोशिश की गई है, और आराम देने के लिए, मतलब कहते हैं ना DIY, मतलब घरेलू नुस्खे या घरेलू तरीके, वही वाली बात है। तो प्रयोग किया था, किंतु घर में तकियों की आवश्यकता काम। चित्र में बिना हत्थे की कुर्सी को उल्टा करके सिरहाने की ओर रखा गया है। इस कुर्सी के ऊपर तकिए या गद्दी रखकर रोगी को आराम से अर्धलेटी अवस्था में रखा जा सकता है। चित्र में कुर्सी के ऊपर गद्दियां या तकिया इस स्थिति में स्पष्ट करने के कारण नहीं दिखलाए गए। चित्र में कुर्सी के ऊपर गद्दियां या तकिया, अच्छा मतलब इसको क्लियर देखने के लिए इसके ऊपर तकिया नहीं रखा गया है, समझ रहे हैं आप बात। लेकिन देखिए, कुर्सी को ऐसे यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर तकिया रख देते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट को आराम से बैठने में दिक्कत न। अर्धलेटी अवस्था, ना पूरा बैठा नहीं, अर्धलेटी अवस्था, ना ये लेटा है ना बैठा है, आधा उठा है और आधा लेटा है। ठीक है, चित्र में कुर्सी के ऊपर गद्दियां तकिया उसकी स्थिति स्पष्ट करने के कारण नहीं दिखलाए गए हैं। कुर्सी हिलने डुलने की थोड़ी भी संभावना न रहे, इसके लिए कुर्सी को पतली रस्सी आदि से पलंग के सिरहाने से बांध देना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि घर में कुछ अस्थायी प्रबंध करके भी हम बहुत सी चीज़ों की कमी को पूरा करके अपना काम चला सकते हैं। इसके लिए परिचारिका को अपनी सूझ से काम लेने की आवश्यकता होती है। चित्र में कुर्सी के स्थान पर इस कार्य के लिए लकड़ी का विशेष ढांचा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे एक विशेष ढांचा ही बना दिया गया है इसको यूज़ करने के लिए। अगर कुछ नहीं है तो चेयर का यूज़ किया गया, अगर नहीं तो एक विशेष ढांचा बना दिया गया, आप देख सकते हैं, मतलब एक आकार लकड़ी का बना दिया गया है, उसी तरह का जैसे वो बिस्तर होता है, वो बेड होता है।
दिखलाया गया। साधारण सभी अस्पतालों में यह मिलता है। चित्र में अस्पताल का एक विशेष पलंग दिखलाया गया है, जिसमें पलंग की पीठ की ओर कुछ भाग ही ऊपर उठाया जा सकता है। हड्डी टूटने की अवस्था में भी प्रायः विशेष बिस्तरों की आवश्यकता अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, हड्डी टूटने की अवस्था में आप उठ बैठ नहीं पा रहे हो, तब की अवस्था में आप दमा के पेशेंट हो, आपको सांस लेने में किसी भी तरह की दिक्कत है, तो ऐसे बिस्तर का यूज़ किया जाता है। रीढ़ की अथवा कूल्हे की हड्डी टूटने पर घायल सीधा लेटा नहीं रह सकता। इसी प्रकार कभी पैर की हड्डी टूटने पर पैर को ऊंचा उठाकर रखने की आवश्यकता होती है। बिना किसी सहारे के पैर ऊपर नहीं रख नहीं सकते, अतः बिस्तर पर ही पैर को ऊपर रखने का प्रबंध करना होता है। इस प्रकार का जो भी प्रबंध करना हो, परिचारिका को उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। परिचारिका का क्या मतलब, वही जो गृह परिचारिका जो घर पे उसकी देख रेख करी, या हॉस्पिटल में तो जो नर्स होती है, नर्सिंग की बात कही जा रही है। इस विशेष प्रकार के पलंगों पर भी बिस्तर तो उसी प्रकार लगाया जाता है जैसे ऊपर बतलाया जा चुका है। सैया घाव या बेड सोर, देखिए यहाँ लिखा है सैया घाव या बेड सोर, ठीक है। बेड सोर कैसे होता है, कैसा बिस्तर चाहिए होता है, अभी मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। बहुत अधिक दिन तक बीमार चलने वाले व्यक्ति के बिस्तर का मुलायम होना आवश्यक है, अन्यथा उसकी पीठ, कमर तथा पैरों आदि का घाव, बेड सोर्स होने का डर रहता है। आजकल डनलप पिलो, डनलप कंपनी के बने अत्यंत मुलायम गद्दे, जैसे जो हम लोग यूज़ करते हैं आजकल, जो मोटे मोटे गद्दे आते हैं, आप किसी होटल वगैरह में जाइए, या लोग बस बहुत लोग बेड का यूज़ नहीं करते, बस गद्दा लगाते हैं, और ऐसे जैसे गद्दे पे कूदो तो बहुत अंदर तक जाता है, या बैठोगे तो बड़ा अंदर तक, इतना मतलब गद्देदार होता है, उस बिस्तर की बात कहते हैं, उसे डनलप वाला गद्दा कहते हैं, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं डनलप पिलो, डनलप कंपनी के बने अत्यंत मुलायम गद्दे आ रहे हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त रबड़ के बने थैले भी गद्दे के आकार के आते हैं, इनमें हवा भरकर इन्हें फुला दिया जाता है। जैसे वो पिल्लो आप लोग देखे हैं ना, वैसे ही गद्दा भी आता है। तो उसमें क्या हुआ कि आप जैसे मुड़ते जाएंगे वैसे वो गद्दे में क्या होगा, जैसे आपकी बॉडी उस टच होगी उधर मुड़ जाएगा, दूसरे साइड फूल जाएगा। आपकी बॉडी से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपकी बॉडी पे रगड़ खाएगी, आपकी बॉडी के साथ जिद करेगी और आपकी बॉडी पे घाव उत्पन्न होगा। वो ऐसा होगा कि आपके अनुसार जिधर आपको आराम लगेगा, जिधर आप दबाव डालेंगे उधर वो दब जाएगा, दूसरे साइड वो फूल जाएगा और नरम होगा, तो आपकी किसी भी प्रकार का हार्म नहीं करेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त रबड़ के बने थैले भी गद्दे के आकार के आते हैं, इनमें हवा भरकर इन्हें फुला लिया जाता है। हवा कम मालूम पड़ने पर थोड़ी हवा भर दी जाती है, किंतु विशेष कष्ट में हो ऐसे मुलायम बिस्तरों की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर डॉक्टर तो इतने मुलायम बिस्तरों के पक्ष में भी नहीं रहते, अतः डॉक्टर के आदेश पर ही ऐसे बिस्तरों का प्रबंध करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा था ना कि मतलब क्या परिचारिका दवाएं भी दे सकती है, मतलब दवाएं भी लिख सकती है, तो नहीं, जो आपको जिस भी चीज़ का नर्सिंग बस डॉक्टर के द्वारा दिए हुए मतलब दिए हुए बातों को कह सकते, वो जो बताए हैं उनका बस फॉलो कर सकती है, उनका पालन कर सकती है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर का काम वो नहीं कर सकती। तो ये चीज़ जैसे बिस्तर कैसा होना चाहिए वो डॉक्टर बताएगा। देखिए लिखा हुआ कि डॉक्टर की विशेष सलाह पे तो आपको बिस्तर का प्रबंध करना चाहिए। पूरे गद्दे को इतना मुलायम लेने के स्थान पर पीठ और कुल्हे के नीचे मुलायम गद्दियाँ लगा दी जाती हैं। ये गद्दियाँ डनलप कंपनी की बनी हो अथवा रबड़ की हो, जिसमें हवा भी दी जाए। इसके अतिरिक्त कुछ गोल छल्ले के आकार की गद्दियाँ रिंग कुशन मिलती हैं। कुल्हों के नीचे अथवा पीठ पर या अन्य स्थान पर यदि कोई घाव हो तो उसके नीचे रख दिया जाता है। इससे घाव का स्थान दबता नहीं है और रोगी को आराम मिलता है। इस प्रकार के रिंग कुशन का उपयोग काफ़ी दिनों से प्रचलित और बड़ा लाभप्रद है, ठीक है। मान लीजिए किसी की पीठ में फोड़ा हो गया, ऐसे में रोगी सीधा नहीं लेट सकता और करवट लेते लेते थक जाता है। यदि दिख रहा है ना, यही देख रहे हैं, यदि इस रोगी के फोड़े वाले स्थान के नीचे का कुशन को रख दिया जाए तो फोड़े वाला भाग बिस्तर से उठाएगा। जो रिंग कुशन है, मान लीजिए मैं बता रही हूँ ऐसे, ये रिंग कुशन की बात कर रहे हैं, वो कैसा होता है, तो कहने का मतलब वो गोल होता है। मान लीजिए ऐसे, ये स्पेस है बीच में, ठीक है। और ये क्या है, आज पानी में नहीं देखते, जो पानी में आजकल वो स्विमिंग पूल वगैरह में तैरने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ऐसे होता है ना, इसमें हवाएं भरी रहती है, तो ये फुला रहेगा, ये बीच वाला खाली रहेगा। आपके पीठ पे अगर घाव है तो ये जहाँ पे चोट है उसको इस बीच वाले स्थान पर रख देंगे, फूले हुए स्थान पर आपकी पीठ रहेगी, तो बेड से घाव आपकी या फोड़ा टच नहीं होगा, तो क्या होगा, उसको हानि नहीं होगी, वो फटेगा नहीं या वो ज़्यादा रगड़ करके बड़ा नहीं होगा। वही चीज़ बताया जा रहा है, रिंग कुशन का उपयोग बताया जा रहा है, ठीक है।
मान लीजिए किसी पीठ में फोड़ा हो गया है, ऐसे में रोगी सीधा नहीं लेट सकता और करवट लेटते लेटे थक जाता है। यदि इस रोगी के फोड़े वाले स्थान के नीचे इस कुशन को रख दिया जाए, किस कुशन को, रिंग कुशन को, तो फोड़े वाला भाग बिस्तर से उठा रहेगा। और कैसे उठा रहेगा हमने बताया आपको, और वह बिना किसी कष्ट के सीधा लेट सकेगा। अतः घर में यदि अधिक समय तक कोई रोगी रहे अथवा इस प्रकार का कोई कष्ट हो तो परिचारिका को ये सब चीज़ें प्राप्त करके आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिए। सैया पर पड़े रहने से हुए घाव पीठ, कोहनी, कुल्लो, एड़ी आदि पर भी होते हैं। इस स्थानों पर बराबर दबाव पड़ने से रक्त संचरण ठीक से नहीं हो पाता, अतः ये धीरे धीरे सूजते हैं और बाद में उपचार ठीक न होने से घाव बन जाते। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ की सेल धीरे धीरे मर ही तो रही हैं, सूजन होगी, स्वेलिंग होगी, और क्या होगा, फिर वो घाव बन जाता है। परिचारिका को चाहिए कि रोगी के इन स्थानों की स्पंज करते समय अच्छी प्रकार मालिश करके इन पर स्प्रिट लगा दिया जाए। मालिश करने से क्या, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तथा उसके ऊपर से पाउडर छिड़क दें। कहाँ की बात की जा रही है, तो वो जहाँ पे उसके चोट लगी उस पर पहले स्पंज करना चाहिए, फिर अच्छे से हल्की प्रकार स्प्रिट लगा देना चाहिए, उसके बाद पाउडर छिड़क देना चाहिए। साथ ही उसे अगर चोट है तो उस पर कस के मालिश नहीं करनी चाहिए, वो चोट और बड़ी हो जाएगी। अगर चोट है तब नहीं, लेकिन अगर स्वेलिंग हो गई तब कर सकते हैं, ठीक है। देखते रहना चाहिए कि रोगी की स्थिति बहुत देर तक, क्या देखे रहना चाहिए कि रोगी एक ही स्थिति में बहुत देर तक न लेटा रहे। क्या हुआ, इसी से घाव बनता है। देखिए यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु है, देख लीजिए। नंबर 1 पे है, रोगी के सही बिस्तर के लिए आवश्यक तथ्य: स्वच्छता, उपयुक्तता, कोमलता, सुरक्षा, उचित तापक्रम। नंबर 2 है, बिस्तर के प्रकार: साधारण बिस्तर, विशेष बिस्तर, कंबल। साधारण बिस्तर जो आमतौर पे कोई रोगी हो उसके लिए यूज करते हैं। विशेष बिस्तर, हड्डी टूट गई हो, वो उठ बैठ नहीं पाता हो, उसको दमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, तो इस विशेष के लिए इस बिस्तर का प्रयोग करते हैं। कंबल का बिस्तर, जैसे कोई किसी को मलेरिया हो गया, किसी भी प्रकार का बुखार हो गया हो, या जलवायु बहुत ठंडी हो, सर्दी आ गई हो, या आपको हड्डी संबंधी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, कंबल का बिस्तर यूज करते हैं। शल्य क्रिया का बिस्तर आपने देखा था, वो जो एक विशेष प्रकार का चेयर से ऊंचा किया जा रहा था और ऐसे क्या मतलब उसका उपयोग किया जा रहा था, ठीक है। टूटी हुई हड्डी के रोगी का बिस्तर भी वैसा ही कुछ होता है। रोगी के बिस्तर के लिए आवश्यक सामान: एक कसी हुई चारपाई, एक 7 से 8 सेंटीमीटर मुलायम गद्दा, एक मोटी दरी या टाट, एक मुलायम तकिया, 2 सफ़ेद चादरें आदि होनी चाहिए, जिसे ड्रॉ सीट कहते थे, ठीक है। छोटी चादरों को ड्रॉ सीट कहते हैं। बहुत अधिक दिनों तक रोगी के बिस्तर पर पड़े रहने से उसकी पीठ, कमर तथा पैरों में घाव जाते हैं, जिन्हें सैया घाव कहते हैं, बेड सोर, ठीक है। विशेष बिस्तर ऐसे रोगों में लगाया जाता है जब रोगी उठ बैठ नहीं सकता तथा बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग करता है। विशेष बिस्तर की बात हो रही है। रोगी को सदैव एक आसन में नहीं लेटना चाहिए, उसे कुछ अंतराल पर करवट बदलनी चाहिए। यहाँ पे ये चैप्टर और ये यूनिट दोनों फिनिश हो जाता है। मैंने आपको 6-7 चैप्टर था प्राथमिक उपचार में, मैंने सारा कंप्लीट कराया विद क्वेश्चन, 1 लाइनर और ऑब्जेक्टिव। चलिए, इस 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एंड 1 लाइनर क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी मैं क्लियर करवा के आपको क्या कहते हैं यूट्यूब पर डाल दूंगी। उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हूँ, आप देख लीजिएगा। आप लोग को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसे लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करिए आप लोग मेरी वीडियो। चलिए, मेरी वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।